नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेसिडियोमाइकोटिना की लाइफ हिस्ट्री और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर हैं जिनका नाम अस्टिलेगो, पक्सिनिया अगेरिकस और इसके अलावा मशरूम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक और सब डिवीज़न जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसके भी इम्पोर्टेंट फीचर्स और लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो मेंबर हैं कोलिटोट्राइकम और अल्टरनेरिया, इनकी स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर अपन बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर का स्टडी करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं बेसिडियोमाइकोटिना से और इसके जनरल कैरेक्टर से। बेसिडियोमाइकोटिना जो कवकों का सबसे प्रगत उप डिवीज़न है, यानी कि सबसे एडवांस सब डिवीज़न है। इसमें लगभग 550 वंश और 25,000 जातियाँ हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। कीट व स्मट कवक हैं जो इस समूह की दो मुख्य परजीवी वंश है और ये पोएसी कुल के पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इसके कुछ मटोपजीवी वंश भी हैं जैसे एगेरिकस और पॉलीपोरस हैं जो सेप्रोफाइटिक जीनस हैं। इनके इस समूह के मर्तोपजीवी सदस्यों को मशरूम, पफबोल, छिद्रिल कवक या पोर फंजाई, पुत्ती कवक या स्टीन कॉर्न और निड कवक या बर्ड नेस्ट फंजाई आदि नामों से जाना जाता है। अब अपन पढ़ते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना। तो इसके अधिकांश सदस्य जो स्थलीय या टेरेस्ट्रियल होते हैं और कुछ सदस्य जो परजीवी भी होते हैं जो प्लांट के अंदर रोग या डिजीज उत्पन्न करते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो सुविकसित, शाखित व पट युक्त होता है। और पट हैं जो इनके अंदर दो प्रकार के होते हैं, सरल छिद्री पट और डोल छिद्री पट। सरल छिद्री पट हैं जो यूरिडिनेलीज और अस्टिलेजिनेलीज गणों के अंदर पाया जाता है, जबकि डोल छिद्री पट हैं जो एगेरिकैलीज गण के अंदर पाए जाते हैं। इनके जीवन चक्र में कवक जाल 3 विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। फर्स्ट है जो प्राथमिक कवक जाल या प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं। ये कवक जाल है जो एक केंद्र की कोशिकाओं युक्त होता है और अल्पकालिक होता है। इसकी जो एक केंद्र की कोशिकाएं होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर द्विकेंद्र की कवक जाल का निर्माण करती हैं। सेकंड जो है वो द्वितीयक कवक जाल या सेकेंडरी माइसीलियम। यह प्राथमिक कवक जाल की कोशिकाओं के द्विकेंद्र की भवन से बनता है, यानी कि जो प्राइमरी माइसीलियम की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका में एक विषम केंद्रक युग्म होता है। तीसरा जो कवक जाल है जिसका नाम है तृतीयक माइसीलियम या तृतीयक कवक जाल। द्वितीयक कवक जाल क्या करते हैं, संगठित होकर बेसिडियोकार बनाते हैं और जिसे तृतीयक कवक जाल या टर्टरी माइसीलियम कहते हैं। ये भी द्विकेंद्र की होता है। बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों की सेल वॉल हैं जो काइटिन व ग्लूकोन से बनी होती हैं और इनके जो परजीवी सदस्य होते हैं उनमें पोषण है जो सूचकांगों के द्वारा होता है। आपके सामने स्क्रीन पर बेसिडियोमाइकोटिना के प्राइमरी और सेकेंडरी कवक जाल के बारे में दे रखा है। तो प्राइमरी कवक जाल के अंदर जो हाइफी हैं वो यूनिन्यूक्लिएट हैं और जबकि सेकेंडरी जो माइसीलियम है उसके अंदर जो यूनिन्यूक्लिएट हाइफी हैं उनके न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर डाइकैरियन स्टेज दे रखी हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम, इधर भी प्राइमरी माइसीलियम है और इन दोनों की ब्रांचेज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, दोनों की वॉल है जो गल जाती हैं और फिर इनके अंदर डाइकैरियन होता है। फिर इनके अंदर क्लैम्प करेक्शन का भी फॉर्मेशन होता है जिसके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में जनन है जो कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। कायिक जनन खंडन या मुकुलन विधियों के द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक जनन ओइडिया, कोनिडिया या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। स्मट व कीट कवकों में यूरिडो बीजाणु अलैंगिक बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं। प्रगत वंशों में या एडवांस जो जीनस होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन भी दो भिन्न प्रभेदों के केंद्रकों के संयुग्मन से होता है। इन प्रभेदों को प्लस या माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रभेद आते हैं, उनके न्यूक्लियस होते हैं, दोनों फ्यूज होकर फिर डाइकैरियन यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। इनमें है जो विशिष्ट चंडांगों यानी कि पूदानी और एंथेरिडिया नहीं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन में द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण अचल पुंमणु युग्मन
कायिक युग्मन या क्लैम्प बंधन के द्वारा होता है। यानी कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो किसके द्वारा बनता है, अचल परमाणु युग्मन के द्वारा, सोमेटोगेमी के द्वारा या क्लैम्प बंधन के द्वारा होता है। इनमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में लंबा अंतराल पाया जाता है, यानी कि दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे के साथ मिल जाता है, लेकिन इनके न्यूक्लियस है जो कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद इनका फ्यूजन नहीं होता है। केंद्रक लयन बेसिडियम मात्र कोशिका या बेसिडियम मदर सेल्स में होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मज केंद्रक या डिप्लॉयड सिन कैरियन का निर्माण होता है। और ये इनके अंदर जो द्विगुणित प्रावस्था होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं। कैरियोगेमी के तुरंत बाद मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप बेसिडियम में 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं, जिन्हें बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। बेसिडियो बीजाणु का निर्माण प्रांगुलों पर बहिर्जात या एक्सोजिनसली होता है। इस समूह के कवकों का फलन पिंड या फ्रूटिंग बॉडी है जो बेसिडियो कार्प कहलाती हैं। फलन पिंड 2 भागों में विभाजित होती हैं, छत्रिका वृंत जिसे स्टाइप या वह छत्र या पाइलियस कहते हैं। इनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स का अभाव होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर सेल डिवीज़न या सेल डिवीज़न इन बेसिडियोमाइकोटिना। तो बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर सेल डिवीज़न है जो क्लैम्प बंधन के द्वारा होता है, लेकिन जो कीट कवक होते हैं या रस्ट फंगस होते हैं उनके अंदर क्लैम्प बंधन एब्सेंट होता है। तो अपन क्लैम्प बंधन कैसे बनता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो कवकजाल की कोशिकाएं होती हैं उनसे एक पार्श्विक संरचना की सहायता से कवकजाल की कोशिकाएं एक पार्श्विक संरचना की सहायता से विभाजित होती हैं, जिसे क्लैम्प बंधन कहते हैं। तो क्लैम्प बंधन किस में होता है, तो जो कवक तंतु की केवल शीर्षस्थ या अंतस्थ कोशिका होती हैं वही हैं जो क्लैम्प बंधन के द्वारा विभाजित होती हैं। तो इस शीर्षस्थ या अंतस्थ जो कोशिका होती है इसके अंदर केंद्रक युग्म होते हैं, जिनमें से एक प्लस प्रभेद का केंद्रक होता है और दूसरा है जो माइनस प्रभेद का केंद्रक होता है। तो सबसे पहले क्लैम्प बंधन निर्माण के समय सबसे पहले क्या होता है कि जो शीर्षस्थ कोशिका होती हैं उस शीर्षस्थ कोशिका की पार्श्व भित्ति से एक हुकनुमा अतिवर्धी निकलती हैं, जो क्या करती हैं कोशिका के आधार की ओर वृद्धि करता है, जिसे अपन क्लैम्प कहते हैं। क्या करेगी, एपिकल सेल है इसकी लेटरल वॉल से क्या करेगी, हुक लाइक आउटग्रोथ निकलेगी, और ये हुक लाइक आउटग्रोथ हैं जो सेल के आधार की ओर यानी कि नीचे की ओर ग्रोथ करता है, और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्लैम्प कहते हैं। अब जो शीर्षस्थ कोशिका में उपस्थित 2 केंद्रक होते हैं, उन दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक तो क्या करता है क्लैम्प की ओर आ जाता है, और दूसरा केंद्रक है जो उसी अंतस्थ कोशिका का या शीर्षस्थ कोशिका में रहता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि दोनों केंद्रकों में संयुग्मी विभाजन होता है, यानी कि दोनों केंद्रक साथ साथ ही विभाजित होते हैं। तो दोनों केंद्रकों से एक 2-2 संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। तो 2-2 संतति केंद्रक बनने के बाद में जो अंतस्थ कोशिका में उपस्थित केंद्रक से उत्पन्न दोनों संतति केंद्रक तो अंतस्थ कोशिका में या शीर्षस्थ कोशिका में ही रहते हैं, जबकि क्लैम्प की ओर स्थित केंद्रक से उत्पन्न 2 संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक है जो शीर्षस्थ कोशिका में तथा दूसरा केंद्रक है जो क्लैम्प में स्थानांतरित हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है, 2 पट्टों का निर्माण होता है। एक पट कहाँ बनेगा, जहाँ पर क्लैम्प कोशिका को अंत्य कोशिका से पृथक करता है, यानी कि क्लैम्प कोशिका और अंत्य कोशिका के बीच में जो पट का निर्माण होगा और ये इन दोनों को ये पट के द्वारा दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। दूसरे पट का निर्माण है जो शीर्षस्थ कोशिका में क्लैम्प के ठीक नीचे बनता है, यानी कि जो क्लैम्प बनेगा उसके ठीक नीचे की तरफ है जो सेकेंड सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। इसके फलस्वरूप है जो 3 कोशिकाएँ या 3 सेल्स का फॉर्मेशन होती हैं। जो शीर्षस्थ कोशिका होती हैं वो द्विकेंद्र की होती हैं। शीर्षस्थ कोशिका के नीचे वाली जो कोशिका जिसे उपअंतस्थ कोशिका कहते हैं वो एक केंद्र की होती हैं, और क्लैम्प कोशिका वो भी एक केंद्र की होती हैं। अब क्या होगा कि जो क्लैम्प कोशिका और उपअंतस्थ कोशिका दोनों एक दूसरे से संयोजित हो जाती हैं और दोनों की उभयनिष्ठ भित्तियाँ गल जाती हैं। तो क्लैम्प कोशिका के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियस होता है वो उपअंतस्थ कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, और उपअंतस्थ कोशिका भी क्या करती हैं, द्विकेंद्र की हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के पुनरावर्तन से अनेक नई सेल्स बनती रहती हैं, और क्लैम्प कोशिका है जो अवशेष के रूप में कवकजाल पर पाई जाती हैं। रस्ट फंजाई या कीट कवक में जो क्लैम्प कनेक्शन नहीं पाया जाता है। अब इस क्लैम्प फॉर्मेशन को अपन डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं।
आपके सामने स्क्रीन पर क्लैम्प फॉर्मेशन के डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम ए के अंदर जो कवक तंतु होती हैं उसकी शीर्ष कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, जो दोनों भिन्न भिन्न प्रभेद के न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, सर्वप्रथम क्या होगा कि जो ये जो शीर्ष कोशिका होती हैं इससे जो एक हुक लाइक अतिवर्धी निकलती हैं और ये हुक लाइक अतिवर्धी क्या करती हैं, आधार की ओर यानी कि नीचे की ओर ग्रोथ करती है। तो बी डायग्राम में है जो दे रखा है कि इसके अंदर हुक नुमा आउटग्रोथ निकल रही हैं और ये नीचे की ओर ग्रोथ कर रही हैं। फिर इनके बाद में जो उपयुक्त कोशिका का एक न्यूक्लियस तो क्या करेगा, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता है और एक न्यूक्लियस है जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर दोनों न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है यानी कि संयोग में विभाजन होता है। तो दोनों न्यूक्लियस से दो दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। उपयुक्त कोशिका में उपस्थित जो दो संतति केंद्रक होते हैं वो उसी कोशिका में रहते हैं, जबकि क्लैम्प कोशिका के अंदर बने दो संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक क्या करेगा, उपयुक्त कोशिका के अंदर आ जाता है और एक केंद्रक है जो शीर्ष कोशिका के अंदर ही रहता है। तो सी डायग्राम के अंदर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सी डायग्राम, जिसके अंदर एक क्लैम्प बना हुआ हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और ऊपर जो एपिकल सेल्स हैं या शीर्ष कोशिका इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ए न्यूक्लियस और बी न्यूक्लियस, और इसके नीचे की तरफ जो उपअंतस्थ कोशिका है इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। फिर इनके बीच में जो सेप्टा का निर्माण हो जाता है यानी कि दो पट बनते हैं। एक पट कहाँ बनता है, जो शीर्ष कोशिका होती है और क्लैम्प कोशिका होती है उनके बीच में एक सेप्टा का फॉर्मेशन। तो एक सेप्टा का निर्माण तो किसके बीच में होता है, शीर्ष कोशिका और क्लैम्प कोशिका के बीच में, और दूसरा जो सेप्टा का निर्माण होता है वो उपस्थ कोशिका के यानी कि शीर्ष कोशिका के नीचे की तरफ यानी कि क्लैम्प के आधार के पास होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एरो करके दिखाया गया है कि इसके अंदर दो सेप्टा का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एक तो क्लैम्प बंधन या क्लैम्प सेल्स और एपिकल सेल्स के बीच में, और दूसरा होती हैं एपिकल सेल्स और सब टर्मिनल सेल्स के बीच में, जो दो सेप्टा का फॉर्मेशन होते हैं। अब इनमें से क्या करेगा, जो क्लैम्प के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है, क्लैम्प कोशिका के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उप अंतस्थ कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार उप अंतस्थ कोशिका भी क्या करती है, द्विकेंद्र की हो जाती है और इस तरह से नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और क्लैम्प है जो अवशेष के रूप में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेसिडियमाइकोटिना के अंदर बेसिडियम का फॉर्मेशन। तो संरचना एवं विकास के आधार पर बेसिडियम है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होलो बेसिडियम या नियत बेसिडियम, दूसरा होता है फ्रेगमो बेसिडियम या हेट्रोबेसिडियम। तो नियत बेसिडियम है जो एक पटहीन बेलनाकार संरचना होती है और इसके दूरस्थ छोर पर है जो चार प्रांगुल स्थित होता है और इन प्रांगुलों के शीर्ष पर है जो बीजाणु का निर्माण होता है। दूसरा जो टाइप है बेसिडिया का जिसका नाम है फ्रेगमो बेसिडियम और हेट्रोबेसिडियम। तो ये जो पट युक्त संरचना होती हैं और पट हैं जो या तो अनुप्रस्थ होंगे या अनुदैर्ध्य होते हैं। पट का निर्माण है जो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन पहले हो जाता है और उसके बाद में जो पट का निर्माण होता है। और फिर बेसिडियम की प्रत्येक कोशिका में एक पार्श्व प्रांगुल होता है और जिनके शीर्ष पर अगुणित बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर होलो बेसिडियम और फ्रेगमो बेसिडियम के फॉर्मेशन की प्रोसेस दे रखी हैं। तो ये जो डायग्राम है वो होलो बेसिडियम के फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कवक तंतु की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो क्या करेगी, इसका शीर्ष भाग है जो फूल जाता है। फिर फूलने के बाद में शीर्ष भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो इसके अंदर जो डिप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होता है। तो मियोसिस के दौरान 4 न्यूक्लियस बनते हैं। अब क्या होता है, इन शीर्ष भाग पर 4 अतिवर्धियाँ निकलती हैं और इन चारों अतिवर्धियों में एक एक न्यूक्लियस है जो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इन अतिवर्धी युक्त एक केंद्र की अतिवर्धी युक्त संरचना को अपन प्रांगुल कहते हैं और इन प्रांगुल के यानी कि चारों प्रांगुलों पर बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 2 बीजाणु हैं जो प्लस प्रभेद के होते हैं और 2 बीजाणु हैं जो माइनस प्रभेद के होते हैं। बी डायग्राम के अंदर फ्रेगमोबेसिडियम का परिवर्तन देखें तो जो कवक तंतु की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। फिर इनके अंदर डिवीजन होता है तो 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और फिर इनके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से 4 सेल्स बन जाती हैं और प्रत्येक सेल्स की लेटरल साइड से है जो प्रांगुल का फॉर्मेशन होता है और इन प्रांगुल पर है जो बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है।